तो इन्फ्लामेशन में आपका ये आर्ट्रियोल्स और वेनोल्स ये कैपिलरीज होती हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि वेनोल्स यहाँ पर क्या हुआ, एक्सीडेंटल रप्चर हो गया, तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इस कंडीशन में पेशेंट को दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। वो दो कंडीशन मैं आपको बताई थी, कौन कौन सी होती हैं, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। कौन कौन सा, वेस्कुलर इवेंट और दूसरा होता है सेलुलर इवेंट, ठीक है ना। वेस्कुलर इवेंट जो वेसल्स के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। इन दोनों इवेंट्स में क्या होता है कि जो मीडिएटर्स हैं वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में रिलीज किए जाते हैं, मीडिएटर्स हैं वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में रिलीज किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्कुलर इवेंट की। ये दो फेज में पूरा होता है, जो वेस्कुलर इवेंट है वो दो फेज में पूरा होता है। एक तो है आपका, ठीक है ना, हीमोडायनेमिक चेंजेस और चेंज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, हीमोडायनेमिक चेंजेस, और दूसरा है आपका चेंज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, चेंज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। देखिए जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है तो ह्यूमन ब्लड कहाँ पर आ जाता है, जो फ्लूइड से वो क्या आउटसाइड ऑफ वेसल्स के आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, वेस्कुलर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और क्या होता है, हीमोडायनेमिकली चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। ठीक है, हीमोडायनेमिक चेंजेस में क्या होगा, जब इमीडिएटली क्या होगा जो आर्ट्रियोल्स है वहां पर इंजरी होगी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो सकता है कि जो इंजरी है वो माइल्ड इंजरी हो, 3 से 5 सेकेंड में स्टार्ट हो, या कोई मेजर सीवियर इंजरी है तो 5 मिनट भी लग सकती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इंजरी ज़्यादातर अब धीरे धीरे वैसो डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लूइड आया तो फ्लूइड क्या होगा, वैसो डायलेट होना स्टार्ट होगा, और डायलेट होने से क्या होगा, जो आर्ट्रियोल्स के अंदर जो कुछ इंजरी के अंदर क्या होता है, जो उसकी परमेबिलिटी बढ़ने लगती है, और वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप वेसल डायलेट होंगी तो फ्लूइड क्या होगा, भरने लगेगा यहाँ पर, और भरने लगेगा, वेसल डायलेट होने लगे तो उस जगह पर क्या होगा, वेस्कुलर जो एरिया है वहाँ पर रेडनेस और वार्म्स महसूस होने लगेगा, रेडनेस और वार्म्स महसूस होने लगेगा, ठीक है ना। इस रेडनेस वार्म महसूस करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हाफ एन आवर लग सकता है इस कंडीशन को, ठीक है, क्योंकि जो आर्ट्रियोल्स का ब्लड है वो रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर हो गया तो फ्लूइड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फ्लूइड है यहाँ पर आने लगेगा, ब्लड फ्लूइड जो भी है आने लगेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरमिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइपरमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे इंजरी के पार्ट में क्या होगा, हाइपरमिया होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, और हाइपरमिया होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर रेडनेस आने लगती है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होने लगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पर बढ़ने लगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये पूरा स्वेल्ड होने लगा, यहाँ पर क्या आ गई, स्वेलिंग आ गई, फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग आ गई, ठीक है। अब ठीक है, फ्लूइड बढ़ने के बाद स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग धीरे धीरे क्या करती है, वहाँ पर वेस्कोसिटी बढ़ा देती है, रेड वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे आरबीसीज की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है, और आरबीसीज में क्या होता है, जैसे बढ़ती है तो वेस्कोसिटी बढ़ने लगती है, और वेस्कोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर क्या होता है, चेंजेस। अब वहाँ से आरबीसी बढ़ती है तो फिर जो कंडीशन आती है उसमें क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट है, जो न्यूट्रोफिल्स है मेनली, वो वेस्कुलर एंडोथेलियम वो वहाँ जाके स्टिक होने लगती है, चिपकने लगती हैं, ठीक है, यहाँ पर जाके चिपकने लगती हैं, जो कि इसको लीकेज को बंद करने का काम करती हैं, ठीक है। और एंडोथेलियम स्पेस को क्या करती हैं, उसको बंद करने का काम करती है, जिसे कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन का नाम दिया जाता है, क्या नाम हो जाता है, इमिग्रेशन का नाम दिया जाता है, इमिग्रेशन की, ठीक है ना, इमिग्रेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, वहाँ पर फ्लूइड भरने लगता है, फ्लूइड ऑटोमेटिकली परमेबिलिटी बोलते हैं, उससे वेस्कुलर एक्यूमुलेशन होने लगता है, एडिमा होने लगता है, वो फ्लूइड
और वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो फ्लूइड है वो वैसोडाइलेशन हो चुका है, वहाँ पर आपका वहाँ पर फ्लूइड को क्या बढ़ गया, तो ट्रांसिएंट फ्लूइड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइड्रोलिक ट्रांसिएंट प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पर क्या प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी एडिमा हो जाता है, जैसे चोट लगती है तो एडिमा होने लगता है, और वहाँ पर क्या होता है, धीरे करके परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने लगती है, और वो पूरी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे रिपेयरिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। और उसको ब्लॉकेज को बंद कर देते हैं, जिससे क्या है, धीरे करके हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले किसी कारण से हुआ, ठीक है। देखिए हम बात करें तो सबसे पहले वेस्कुलर परमेबिलिटी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम सेल्स, जो एंडोथेलियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसके बाद रिट्रैक्शन होता है, उनके अंदर रिट्रैक्ट होती है, फिर उसके बाद वो कहाँ पर जाती है, डायरेक्ट टू इंजरी की साइड में जाती है। इंजरी की साइड में जाने से क्या होगा, जो अंदर की सेल्स है देखिए जो क्या करती है पहले, ठीक है ना, जैसे किसी को इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद में क्या हुआ, इंजरी की साइड में क्या पहले तो एक तो होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिट्रैक्शन होगा, रिट्रैक्शन होने से बाद आगे इंजरी साइड में जाएगी एंडोथेलियम, फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जो मीडिएट एंडोथेलियम इंजरी है वो मीडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में मीडिएट करेंगी, और वहाँ पर न्यू वेस्कुलराइजेशन का स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज साइड में न्यू वेस्कुलराइजेशन का स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो आपके जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर क्या आता है, रिलीज होते हैं हिस्टामाइन और ब्रेडिकाइनिन और अदर केमिकल, वो जो क्या करते हैं वो 15 से 30 मिनट के अंदर उस इमीडिएटली उस इंजरी को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उसको मतलब भरने का काम करते हैं, उसको वेस्कुलर हिस्टामाइन और ब्रेडिकाइनिन और अदर केमिकल सब्सटेंस मीडिएटर्स हैं, वो क्या इसको हेल्प करते हैं, गैप को, टेम्परेरी गैप को भरने का काम करते हैं। क्लियर, उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम, उसके बाद रिट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, साइटोस्केलेटन जो है सेल से वो रिवर्स रिट्रैक्ट होती है, रिट्रैक्ट होने के बाद में उसमें से क्या होता है, एक साइटोकाइनिन जो कि इंटरल्यूकिन फर्स्ट होता है, वो क्या वो जो जहाँ पर हुआ है आपका, ठीक है ना, इस तरह का वो डायरेक्टली उस कॉज को क्या करते हैं, उस नेक्रोसिस वहाँ पर टिश्यू उनको गैप को अपीयरेंस को भरने का काम करते हैं, और थ्रोम्बोसिस के द्वारा वो डैमेज टिश्यू क्या है साइड को फिलिंग होने और न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ठीक है। और न्यू वेस्कुलराइजेशन से क्या होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और फेगोसाइटोसिस के द्वारा, अब ये तो आपका न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा नहीं, अब क्या है, जो सेल्स बचेंगे उन एजुकेट बचेंगे जो बटेंगे उनको सेलुलर इवेंट के थ्रू जिससे कहते हैं एडिट का ल्यूकोसाइट, एजुकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो आपका बचा हुआ जो इवेंट्स है रोलिंग, वो क्या होगा चेंज जो इवेंट्स क्या है वो रोलिंग होगा, रोलिंग होने के इमिग्रेट होगा, इमिग्रेट कीमोटॉक्सिक की तरह से बाहर निकल जाएगा, इमिग्रेट होकर वो क्या होगा उसको बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और वो क्या होगा, वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो पूरा प्रोसेस माइग्रेट करके बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, और इस तरह से ये क्या पूरा रिपेयरिंग सेल्स हो जाती है इस तरह की कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस। आप जानती होंगे कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। ये आपका एक्यूट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक के बारे में। क्रॉनिक कंडीशन
क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। देखिए, एक तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वीक से लेके 2 ईयर तक चल सकता है, ठीक है ना। इसमें हीलिंग प्रोसेस है, टिश्यू डैमेज हो गए ज़्यादा, उस कंडीशन में ये पूरा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन चलता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें कुछ इवेंट्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इन्वॉल्व मेनली फॉलोइंग इवेंट। कौन कौन सी है? एक तो आपका एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होगा मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन, मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन, मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन होगा। इसमें मैक्रोफेसेस, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व रहेंगी। मैक्रोफेसेस, प्लाज्मा सेल, ये आपने शायद उसमें भी पढ़ रहे होंगे पैथोलॉजी में, ठीक है। एंड फाइब्रोसिस, और लास्ट में फाइब्रोसिस स्कार बन जाएगा। जैसे कभी कभार आपने बहुत देखा हो कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वुंड ज़्यादा गहरा होता है तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करके हीलिंग करता है, तो वो इस तरह का प्रोसेस। अब किन किन कारणों से हो सकते हैं ये कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात करें, ठीक है। कॉजेज की बात करें, कॉजेज एक तो एक्यूट कंडीशन से भी हो सकता है इन्फ्लामेशन। क्या हो तो चेन क्रॉनिक, धीरे धीरे करके क्रॉनिक में, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस है, निमोनिया है, लंग सेप्सिस है, ये क्या धीरे करके क्या है, अगर नहीं होती है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, अपनी क्रॉनिक कंडीशन भी ले लेती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, द्वारा से एक्यूट इन्फ्लामेशन का रिकरेंट हो, द्वारा से अटैक आ जाए ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, इसमें रिपीटेड, बार बार रिपीटेड हो रहा है, जैसे पॉलियोनेफ्राइटिस है, कोलियोलिथाइटिस है, इस कार्बोहाइड्रेट में बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और कंडीशन है कि जब पेशेंट को जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग टू डी नोवा, जैसे कह सकते हैं कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, बार बार रिपीटेड करना है, ऐसी कंडीशन ऐसे इन्फेक्शन से भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो मेडिएटर का काम करती हैं वो सेल्स में आपको बताता हूँ कौन कौन सी सेल्स हैं। ये तो कॉजेज हो गए इसमें, ठीक है ना। ज़्यादातर एक्यूट कंडीशन ही क्रॉनिक कंडीशन में चेंज होती है, ठीक है ना। माइक्रोफेसेस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन सेल एंड मेडिएटर्स,
सेल एंड mediators. सेल एंड मेडिएटर्स, कौन कौन से सेल्स और मेडिएटर्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। देखिए माइक्रोफेसेस, पहला होती है माइक्रोफेसेस। दूसरा होता है आपकी लिम्फोसाइट्स, तीसरा होता है प्लाज्मा सेल्स, तीसरा होता है एसिनोफिल्स, फोर्थ, नोफिल्स, ठीक है ना। और एक होती है मास्ट सेल, ये रेस्पॉन्सिबल होती है इस इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोफेसेस, ये डोमिनेंट सेल्स होती है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, ये सर्कुलेट में मोनोसाइट्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। क्या होती है? डोमिनेंट सेल्स होती हैं किसकी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, ड्राइव किसके, सर्कुलेट मोनोसाइट्स होती है, उनके डेविएशन से ये आपके माइक्रोफेसेस बनती हैं। ये आपके इसको मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम भी बोला जाता है, इसको रेटिकुलम एंडोथेलियम सिस्टम के अंदर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रोफेसेस प्रेजेंट होता है, जो लीवर कुवर सेल्स होती हैं, स्प्लेन होती हैं, नोड्स होती हैं, इनके अंदर इस तरह की सेल, ये सिस्टम पाया जाता है, लंग्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर ये माइक्रोफेसेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि ठीक है ना, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, आपने सुना होगा टी लिम्फो और बी, टी एंड बी। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये माइग्रेट करते हैं इन्फ्लामेशन, जिससे कहते हैं कीमोकाइनेंस। क्या बोला था? कीमोकाइनेन, ठीक है ना, माइग्रेट करती हैं। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं वहां पर जाके और वहां पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के इंपोर्टेंट रोल को निभाती है, ठीक है ना। एसिनोफिल्स ये भी क्या करती हैं, जो पैरासाइट इन्फेक्शन है या इम्यून रिएक्शन मेडिएटर्स है, आईजी है, उनको साथ में एलर्जिक हो रही है, वहाँ पर ये इसका महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती है कि वहाँ पे जो जैसे कोई भी चेंजेज आ रहे हैं, जैसे टॉक्सिस रिलेटेड पैरासाइट है या कुछ एपिथेलियम सेल्स से निकल, तो वहाँ पर चेंजेस को ये क्या करती हैं, कवर करने की करती हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स, इसे मास्ट सेल को सेंटिनल सेल्स यह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्रॉनिक और वैसे ये दोनों सेल्स क्रॉनिक और क्या कहते हैं एक्यूट दोनों में ही हेल्प करती हैं, ठीक है ना। मास्ट सेल में क्या होता है कि ये जो है आईजीई एंटीबॉडी के साथ काम करती है, इसके साथ में जो एंटीजेंस है उनको क्या कहते हैं हिस्टामाइन्स है और ये उनके साथ में काम करके ये आपको ये वर्क करती हैं, क्लियर। इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट को फीवर आता है, ठीक है ना, एनीमिक कंडीशन होने के चांसेस, ल्यूकोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसमें जो सिस्टमेटिक इफेक्ट देखेंगे तो एक्यूट फेज में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जैसे जैसे होता है जो जैसे जैसे प्रोटीन ल्यूकोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती रहती है इन्फ्लामेशन की, तो वो इसके अंदर होती है, ठीक है ना। जो फीवर आता है स्पेशली ज़्यादातर किसके कारण से आता है? इन्फेक्शन के कारण से। किसके कारण से? इन्फेक्शन के कारण। अगर इन्फेक्शन के कारण से फीवर आता है, ठीक है। फीवर क्यों आता है? जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका सिंथेसिस होता है वेस्कुलर में, उस कंडीशन में क्या होता है,
जो हाइपोथैलेमस है वो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को द्वारा से रीसेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और लाइपोपोलीसैकेराइड्स है वो बैक्टीरिया जो सेल वॉल है उसको डैमेज करने का काम करता है। उस कंडीशन में क्या एंडोजीनियस उसमें कॉक्स जो एंडोनियस सब्सटेंस होते हैं वो उसके कारण से क्या न्यूरोट्रांसमीटर टेम्परेचर सेट हो जाते हैं। क्लियर, चलिए तो इस तरह से ये पूरा रोल होता है। सेम कंडीशन होती है जो एक्यूट में हमने प्रोसेस पढ़ी थी जैसे होता है वो, पर लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सभी सेल्स भाग लेती है, इंटरनल जैसे इंजरी होती है उस हिसाब से वर्किंग होती है, ठीक है। ये आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।